दिल्ली क्राइम का सीजन 2 का पहले सीजन से कोई भी लेना देना नहीं है, बस इसके कैरेक्टर वही हैं जो पहले सीजन में थे। तो अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तब भी आप इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन को देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड सीजन में नए केस को सॉल्व किया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में वर्तिका चतुर्वेदी मतलब कि मैडम सर हमें बताती है कि दिल्ली की 1/3 जनता अनाधिकृत बस्तियों में रहती है और अमीरों की सेवा करती है। वो अमीर जो भारत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसे शहर पर नजर रखना पेचीदा काम है, वो भी एक कम स्टाफ वाले फोर्स के साथ। आखिरकार हम अमीरों की लाइफ स्टाइल पे निगरानी तो नहीं कर सकते और ना ही गरीबों के सपनों पे। इस संघर्ष में कभी कभी ऐसे गुनाहों और गुनहगारों का चेहरा दिख जाता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। अब आगे एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बुजुर्ग लोग थे। वो खाना खा रहे थे और वाइन भी पी रहे थे। उनमें 2 महिलाएं और 2 आदमी थे। साथ ही उनके घर पर विभिन्न जगह पर लगे कैमरे को भी हम साफ देख पाते हैं और साथ ही बालकनी के रास्ते से कुछ लोगों को भी आते हुए देख पाते हैं जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था। वो फौरन अंदर घुस जाते हैं और अपने पास रखे धारदार हथियार से उन बुजुर्ग लोगों को मार देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में दिल्ली पुलिस की कुछ ऑफिसर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई जाती है, जैसे नीति सिंह के अपने पति से संबंध थोड़े ठीक नहीं है, क्योंकि नीति अपनी ड्यूटी में ही ज्यादातर बिजी रहती है। भूपेंद्र को बेटी के लिए लड़का ढूंढना है, इसलिए वो ऑनलाइन मेरे साथी वेबसाइट पर उसकी प्रोफाइल बनवाता है। वहीं वर्तिका चतुर्वेदी मतलब मैडम सर से अपनी बेटी कम ही बात करती है। वो फॉरेन में रहती है लेकिन सिर्फ अपने डैड का ही फोन उठाती है और तभी इन सारे ऑफिसर्स के पास एक अलर्ट कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि सेक्शन 302 पर मल्टीपल मर्डर हो गए हैं, इसलिए सभी लोगों को तुरंत ही उस जगह पर पहुंचना है। मैडम सर जब उस जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घर के बाहर काफी सारी मीडिया इकट्ठी हो रखी है और जब वो अंदर जाती है तो भूपेंद्र पहले से ही वहां पहुंच चुका था। जिसके बाद मैडम सर और सारे ऑफिसर्स मिलकर उन डेड बॉडीज को देखते हैं जिन्हें कि काफी बुरी तरीके से मारा गया था। अब सारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद घर के बाहर अनीता अरोड़ा नाम की एक लेडी आती है जो कि ऑफिसर्स को बताती है कि ये उसके पेरेंट्स का घर है। तो ऑफिसर्स उसे अंदर तो बुला लेते हैं लेकिन अभी फिलहाल उसे ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान भूपेंद्र देखता है कि उनकी बॉडी पर तेल लगा हुआ है, साथ ही उन चारों को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। साथ ही फॉरेंसिक वालों को भी यहाँ पर बुला लिया गया था। थोड़ी देर के बाद अनीता अरोड़ा के बारे में जब मैडम सर को पता चलता है तो वो तुरंत ही अनीता से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। अनीता देखती है कि उन्हीं के सामने फॉरेंसिक वाले जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी डीएसपी मैडम उसे बता देती है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका है और ये बात सुनने के बाद तो अनीता पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। अब नीति सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और मैडम सर उन्हें अनीता के साथ रहने की ड्यूटी देकर वहाँ से चली जाती है। और जब मैडम सर अंदर आती है तो वो देखती है कि टेबल पर कई सारा खाना बिखरा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने इस खाने को खाया हो। इसलिए मैडम सर इस घर की मेड को बुलाती है और वो मेड मैडम सर को बताती है कि जब वो घर गई थी तो उसने सब कुछ अच्छे से रख कर गई थी। उसने सारा खाना फ्रिज में रखा था और ये टेबल भी बिल्कुल साफ था। साथ में वो लोग व्हाइट कलर की वाइन भी पी रहे थे जिसकी खाली बोतल को उसने डस्टबिन में डाला है, चाहे तो आप चेक कर सकती हैं। अब मैडम सर अनीता के पास जाती है और वो अनीता से कहती है कि अपने पेरेंट्स की बॉडी को अगर वो देखना चाहती है तो वो डेड बॉडी के साथ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। साथ में वो उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उनके चेहरे को ना देखे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी आखिरी यादें इस तरह से हो। अब घर के सारे सीसीटीवी कैमरे को लाया जाता है, उन सभी को चेक किया जाता है, जिसमें कि उन्हें दिखाई देता है कि 2 लोग कच्चे बनियान पहनकर घर में घुसते हैं और उन सभी को मार देते हैं, जिससे कि इन लोगों को पता चलता है कि कच्चा बनियान गैंग एक्टिव हो चुका है। लेकिन मैडम सर उन्हें बताती है कि कच्चा बनियान गैंग तो 90s में एक्टिव थी, अब कहां से आ गई। लेकिन फिर भी वो ढील नहीं देना चाहती, इसलिए वो उस जगह की नाकाबंदी करा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसी घटना और हो। घर जाने पर वो अपने पति से भी यही बात डिस्कस करती है कि कच्चा बनियान गैंग तो 90s में एक्टिव था, ये अब कहां से आ गया। उसका पति उसे बताता है कि शायद कोई गरम खून हो या फिर कोई युवा हो जो कि कच्चा बनियान गैंग बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैडम सर उससे कहती है कि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि मैडम सर ने उन सारी फाइल्स को लेकर आ गई थी जिनमें कि कच्चा बनियान के बारे में जानकारी थी। वो सारे ऑफिसरों को बताती है कि 90s में कच्चा बनियान का गैंग था जो कि धारदार हथियार से लोगों को मारा करता था और वो अपने शरीर पर तेल लगाया करते थे ताकि कोई अगर उन्हें पकड़ने के लिए आए तो उन्हें कोई आसानी से ना पकड़ पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग बुजुर्ग को ही टारगेट किया करते हैं, लेकिन उनमें और इनमें अंतर सिर्फ ये है कि वो लोग स्टेशन की आजू बाजू वाली जगह को ही टारगेट किया करते थे
लेकिन ये लोग तो कॉलोनी को टारगेट कर रहे हैं। अब अनीता अरोड़ा से कुछ पूछताछ की जा रही थी कि आखिर उनके घर में कितना सोना था और कितने पैसे थे। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र टीवी पर जाती है, जहां पर टीवी पर वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चलाई जा रही थी जिसमें कि कच्चा बनियान का गैंग उन बुजुर्ग लोगों को मार रहा था। और ये सारी वीडियो देखने के बाद अनीता पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। थोड़ी देर के बाद ये न्यूज मैडम सर के पास भी पहुंच जाती है और वो भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये वीडियो वायरल कैसे हुई। और जब ये सारी चीज वो देख ही रही होती है कि तभी अचानक से डीएसपी मैडम के पास एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है। वो उनसे कहते हैं जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम ठीक करो, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस ऑफिसर के पास गृह मंत्री का कॉल आ जाता है और वो भी यही बात कहता है कि जल्द से जल्द सब कुछ उसे ठीक करना होगा। और जब गृह मंत्री का कॉल कट हो जाता है तो वो ऑफिसर फिर से मैडम सर से बात करता है और उनसे कहता है कि बीरेन चड्डा नाम के एक रिटायर्ड एसएचओ को अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, क्योंकि उसने ऐसे केस काफी डीपली तरीके से इन्वेस्टिगेट किए हैं, इसलिए अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। तो मैडम सर भी बीरेन चड्डा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तुरंत ही राजी हो जाती है और तुरंत ही भूपेंद्र को उसके घर भेज देती है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बीरेन चड्डा का घर बहुत ही लग्जरी है। वो लोग बीरेन चड्डा को इस मामले के बारे में बताने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि कच्चा बनियान का गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है और वो लोग सभी को मार रहे हैं। आपने पहले भी इस तरह के केसेस सॉल्व किए हैं, इसलिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीरेन चड्डा उनसे केस की बात नहीं करता, बल्कि वो उनसे कहता है कि वो तो रिटायर्ड है लेकिन उसकी पेंशन आना बंद हो गई है। अगर आप ये कर दे कि मेरी पेंशन फिर से आने लगे तो वो इस केस में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद भूपेंद्र तुरंत ही मैडम सर के पास कॉल करता है और उन्हें इस बारे में बताता है। मैडम सर भी थोड़ी सी शॉक थी कि इस आदमी को पेंशन की चिंता है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैडम सर उसे उसकी पेंशन दिलवाने के लिए राजी हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में, जहाँ पर कई सारे कॉल इनके पास आ रहे थे। तभी इनमें से एक कॉल आता है जो कि कच्चे बनियान गैंग का था। वो लेडी ऑफिसर उस कच्चे बनियान गैंग के आदमी से बात करती है और सारी बातें करने और समझने के बाद वो तुरंत ही डीएसपी मैडम के पास कॉल लगाती है और ये सारी जानकारी देती है और साथ में वो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें कि वो कच्चा बनियान का गैंग का आदमी चेतावनी दे रहा होता है दिल्ली पुलिस को और साथ ही दिल्ली पुलिस को बुरी बुरी गालियां भी दे रहा होता है। मैडम सर उस नंबर को ट्रेस करने को कहती है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उनसे कहती है कि ये कॉल पीसीओ से आया है, इसलिए वो उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मैडम सर के पास भूपेंद्र का भी कॉल आ जाता है और भूपेंद्र मैडम सर से कहता है कि उसके पास साकेत पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और एक और मर्डर हुआ है, वो भी कच्चा बनियान के स्टाइल में। और ये सारी चीजें सुनने के बाद मैडम सर तुरंत ही अपनी नींद को छोड़कर उस जगह पर पहुंचने लगती है। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैडम सर उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर ये मर्डर हुए हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि एक औरत जख्मी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वहीं पर उस औरत की पोती भी खड़ी हुई थी और ये सब देखने के बाद वो सदमे में थी। वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी और ना ही अकेले रहना चाहती थी, इसलिए मैडम सर नीतू को उसके पास रहने को कहकर क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है, जहां इंस्पेक्टर सुभाष उन्हें बताता है कि इस बार मूंगा फैमिली को टारगेट किया गया है, उसी तरह से मारा गया है जैसे अरोड़ा फैमिली को मारा गया था। और कुछ लोगों ने यहाँ पर उन कच्चा बनियान की व्हीकल भी देखी, मतलब कि इस बार कच्चा बनियान की गैंग के पास व्हीकल भी थी। तब मैडम सर सबको अलर्ट कर देती है और कहती है कि जिस तरह से अरोड़ा फैमिली को मारा गया उसी तरह से इन्हें भी मारा गया है। छोटा सा छोटा क्लू निकालो, इन्हें किसी भी हालत में पकड़ना है। जिसके बाद मैडम सर उस बच्ची से बात करने के लिए चली जाती है। वो बच्ची उन्हें बताती है कि वो अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और कुछ भारी चीज़ें भी गिरी थी। इससे पहले कि वो वहां जा पाती, दादी मेरे कमरे में आई और दरवाजे को फौरन बंद कर लिया, जिनका मुंह खून से पूरी तरह से लाल हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में, जहां रिटायर्ड चड्डा इन लोगों के बारे में कुछ बता रहा था और जातिवादी टाइप की कुछ बातें कर रहा था। तब मैडम सर उसे पॉइंट पे आने को कहती है, तो वो उन गैंग वालों के कुछ फोटोग्राफ्स और हथियार वगैरह बताता है। तो ऐसे लोगों को अब वो खोजने का प्लान बनाते हैं और शुरुआत सादरा नाम के इलाके से करते हैं, जिसमें कि इंस्पेक्टर सुभाष और जयराम उनके साथ होने वाले थे। वो जैसे ही सादरा पहुंचते हैं तो चड्डा वहां के कई लोगों को अरेस्ट करता है, क्योंकि वो इन लोगों की रग रग से वाकिफ है। उसे मालूम है कि कौन सा चोर कहाँ रहता है। हर तरह के चोर के बारे में चड्डा को मालूम था, यहाँ तक कि उनकी लेडी चोर भी थी और वो उन्हें भी अरेस्ट कर लेता। अब आगे हम देखते हैं कि मैडम सर को ये जानना था कि अरोड़ा केस के समय उस दिन जो वीडियो फुटेज लीक हुआ था वो किसने करवाया था, इसलिए वो सभी के कॉल ट्रैक करने को कहती है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वहाँ सिर्फ पुलिस वाले ही थे। इतना कह देने के बाद मैडम सर अपने सारे ऑफिसर्स के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है और कहती है कि कोई हम में से ही है जिसने उस दिन वीडियो फुटेज लीक कराया था, इसलिए कोई अगर बताना चाहता है तो वह भी बता सकता है। दूसरी तरफ नीति अभी भी अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही थी
और बातों ही बातों में नीति अपने पति से पूछ बैठती है कि उसने उसे अरोड़ा केस के बारे में बताया था, उसने किसी को बताया तो नहीं। ये बात सुनने के बाद उसका पति गुस्सा हो जाता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सादरा के उन सभी लोगों को उठा लिया था जिनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में था, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं थे। उन सभी से पूछताछ की जाती है और तभी इन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों में से 2 लोगों के नंबर अरोड़ा के मर्डर के ठीक 2 दिन पहले उनकी लोकेशन अरोड़ा के घर के पास पाई गई, जिनके नाम थे जुगनू और आजाद। उन दोनों को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिस दौरान वो बताते हैं कि उन्होंने चोरी चकारी छोड़ दी है और अब वो वॉचमैन बन गए हैं। इंस्पेक्टर जयराम अरोड़ा के पास के घर की सीसीटीवी फुटेज को लाता है और मैडम सर को बताता है, और इन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था कि उस सीसीटीवी में यही थे। जिसके बाद इनसे पूछा जाता कि इनकी गैंग में कौन कौन है, तो जुगनू कहता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उसे मालूम होता है। वो इन कच्चा बनियान बालों की तरह बेवकूफ वाली हरकत कभी नहीं करता। अब उस आदमी का नाम भी पता चल चुका था जिसने उस दिन वीडियो फुटेज को लीक कराया था। ये बात जब मैडम सर को पता चलती है तो वो तुरंत ही रुमाल सिंह के पास पहुंचती है। दरअसल रुमाल सिंह ही वो आदमी था जिसने उस दिन वीडियो फुटेज को लीक करवाया था। तो यहाँ पर मैडम सर रुमाल सिंह को सस्पेंड कर देती है और ये बात अपने बड़े अधिकारी को बताती है कि उस दिन जो वीडियो फुटेज लीक हुई थी और वो किसने की थी ये भी उसे मालूम चल गया है और उसने उसे सस्पेंड भी कर दिया है। अब आगे हम विवेक नाम के एडवोकेट को देखते हैं जो कि मैडम सर के पास आता है और उनसे कहता है कि आपने सादरा के कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है, क्या वो जान सकता है कि इन्हें किस आरोप में अरेस्ट किया गया है। तो मैडम सर उन्हें बताती है कि इनमें से कई सारे लोगों के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में पहले से ही मौजूद थे और इनसे पूछताछ करनी है क्योंकि हमें आगे की लीड मिल सकती है। तो विवेक उनसे कहता है कि इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, तो उन्हें अरेस्ट क्यों किए गए हैं। तो यहाँ पर मैडम सर विवेक से कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, क्योंकि ये केस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे जो सही लगेगा वो करेगी। और ये बात सुनने के बाद एडवोकेट विवेक यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैडम सर और भूपेंद्र जब साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर भूपेंद्र मैडम सर से कहता है कि हमारी लाइफ हमेशा इस स्टेशन में ही बंदी रह जाती है, हम अपने घर वाले तक को टाइम नहीं दे पाते। दरअसल यहाँ पर भूपेंद्र मैडम सर से ये कहता है कि उसे सिर्फ एक बात की टेंशन है, उसे अपनी बेटी रेवा की शादी करनी है, बाकी वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और जब मैडम सर और भूपेंद्र आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से खिड़की से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं जो कि पुलिस के एकदम अगेंस्ट था। दरअसल सादरा के कई सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, वो भी बिना कोई जुर्म बताए हुए, और इसी के बारे में वो प्ले था। अब आगे हम देखते हैं जुगनू और आजाद को, जिनका मेडिकल करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उनके मुंह पर कपड़े भी लगा दिए गए थे ताकि उन्हें कोई पहचाने ना, क्योंकि वैसे ही मीडिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो लोग इनका जीना हराम कर सकते हैं। और उन्हीं के आगे वाली गाड़ी में नीति थी जो कि अपने पति को कॉल लगाती है, लेकिन उसका पति कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जुगनू और आजाद को पुलिस वैन से नीचे उतारा जाता है और फिर तभी नीति के पास उसके पति का कॉल आता है और वो नीति से कहता है कि माँ और मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नीति उससे कहती है कि उसे लेट हो जाएगा क्योंकि ये केस उलझता ही जा रहा है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जुगनू और आजाद पुलिस वालों को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वो पुलिस वाले दोनों का पीछा करते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं। यहाँ पर नीति भी उनका पीछा करती है लेकिन तब तक तो वो बहुत दूर जा चुके थे, मतलब कि अब नीति सिंह तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पूरी फैमिली को जो कि कहीं से अपने घर पर आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो यहाँ पर अपनी दादा दादी की डेड बॉडीज देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे हम देखते हैं कि भूपेंद्र और जयराम उसी जगह पर थे जहां पर ये मर्डर हुआ था। तो जैकब यहाँ पर उन्हें बताता है कि इस बार उन्होंने अलग तरह के तेल का उपयोग किया है। ये काम कच्चा बनियान बालों ने ही किया है लेकिन कुछ अलग स्टाइल में। यहाँ मैडम सर के पास भी इस मर्डर के बारे में खबर आ चुकी थी, लेकिन फिलहाल उन्हें नीति से निपटना है क्योंकि कल रात नीति की कस्टडी में थे आजाद और जुगनू जो कि उसकी कस्टडी से भाग गए। यहाँ पर मैडम सर उससे जवाब मांगती है तो नीति उन्हें बताती है कि वो फोन पर बात कर रही थी, जिस पर मैडम सर उससे कहती है कि उसे वो सस्पेंड तो नहीं कर रही है लेकिन उसकी लीव एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर रही है और आज के दिन वो उसे अपना चेहरा न दिखाए। अब आगे हम देखते हैं कि सुभाष और चड्डा उन ट्राइबल से सच उगलवा रहे थे। यहाँ पर काफी देर तक वो एक लड़के को मारते हैं जिसके बदले में वो उन्हें बताता है कि आजाद की एक दूर की बहन है और ये बात सुनते से ही तुरंत ही वो वहाँ पर निकल पड़ते हैं। यहाँ कमिश्नर के ऊपर होम मिनिस्टर का प्रेशर है और होम मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर है।
दरअसल उनके पास जो संदिग्ध थे वो भाग गए हैं और उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें पकड़ने हैं, क्योंकि जो संदिग्ध भागे हैं उसके बाद ही 7 घंटे बाद मर्डर हुआ है। इसका मतलब ये है कि जुगनू और आजाद के ऊपर तो अब सुई लटक चुकी है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही हत्यारे हैं, क्योंकि वो कस्टडी से भाग गए थे। तो मैडम सर उन्हें पकड़ने के लिए 24 घंटे का टाइम मांगती है और यहाँ चड्ढा अपनी पूरी गैंग को लेकर आजाद की बहन के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है वो उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब नीति बैठी हुई थी तभी उसका पति बीरेंद्र आता है। इन दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगती है। ये सारे मामले के बारे में नीति सिंह जब उसे बताती है और कहती है कि उसकी लीव एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो उनके बीच में एक झगड़ा सा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चड्ढा और सुभाष आजाद की बहन से पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन आजाद की बहन सपना उनसे कहती है कि उनका आजाद दूर का रिश्तेदार है और वो उसे बहुत कम जानती है। और जब सपना मैडम सर से बात करती है तो यहाँ पर सपना उन्हें बताती है कि चड्ढा ने हमसे 15,000 रुपए मांगे हैं और यहाँ पर जितने भी ट्राइबल्स हैं उन सभी से चड्ढा ने 15,000 रुपए मांगे हैं और कहा है कि अगर वो 15,000 रुपए नहीं देंगे तो वो उनके ऊपर कच्चा बनियान गैंग का झूठा आरोप लगा देगा। और ये बात सुनने के बाद मैडम सर तुरंत ही चड्ढा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसे सस्पेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर चड्ढा उनसे कहता है कि ये ट्राइबल्स लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने में किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर वो इस केस में नहीं रहा तो ये केस वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और जाते जाते मैडम सर उससे कहती है कि अपनी पेंशन भी भूल जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एडवोकेट विवेक जुगनू और आजाद को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को आजाद और जुगनू पर ही शक है, क्योंकि जब वो पुलिस की कस्टडी से भागे थे तो उसी रात 2 मर्डर हुए थे। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट विवेक उन सभी लोगों को बताता है कि ये दोनों निर्दोष हैं, क्योंकि उस रात इन लोगों ने मर्डर नहीं किया था, क्योंकि ये तो एक लॉज में रुके हुए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो सही में वो एक होटल में रुके हुए थे। तो अब बात ये आती है कि अरोड़ा फैमिली के मर्डर के 2 दिन पहले ये अरोड़ा हाउस के बाहर क्या कर रहे थे, जिस पर जुगनू ने बताता है कि वो लोग वहां पर चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अरोड़ा फैमिली के घर को नहीं चुना था, बल्कि दूसरे घर को चुना था जहां पर वो वॉचमैन का काम करता था। उसने वहीं पर देखा कि कई सारे पैसे आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके बाद उन्होंने वहां से 30 लाख रुपए चोरी किए और वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मनी ब्लैक मनी था। अब इस बात की कंफर्मेशन के लिए भूपेंद्र तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर 30 लाख की चोरी हुई थी। यहाँ पर वो सचदेवा नाम के एक आदमी से मिलता है और उनसे पूछताछ करता है, जिससे कि भूपेंद्र को ये बात तो पता चल जाती है कि 30 लाख रुपए चोरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि ये ब्लैक मनी था। तो अब ये सारी बात मैडम सर को पता चल चुकी थी कि जुगनू और आजाद निर्दोष हैं, इसलिए वो एडवोकेट विवेक से मिलती है और उनसे कहती है आप सही बोल रहे थे, ये निर्दोष है। अब आगे हम देखते हैं कि कमिश्नर मैडम सर के पास कॉल करता है। यहाँ पर मैडम सर उन्हें बताती है कि वो दोनों निर्दोष हैं, लेकिन कमिश्नर ये बात मानने को राजी ही नहीं था। वो उनसे कहता है कि किसी भी हालत में सस्पेक्ट के रूप में पेश करो, क्योंकि होम मिनिस्टर से उसके ऊपर प्रेशर है और अगर ये केस नहीं सॉल्व किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों के नाम मीडिया के सामने लाए जाएं। और ये बात सुनने के बाद मैडम सर उन सारे ट्राइबल्स को छोड़ देती है, सिवाय आजाद और जुगनू के। जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है, जहां पर मीडिया उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो दोनों कहां पर हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस उन्हें सामने नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि वो दोनों निर्दोष थे। मैडम सर यहाँ पर मीडिया और लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देती है कि वो दोनों निर्दोष हैं। और भूपेंद्र के हाथों आजाद और जुगनू को उनके घर छोड़ दिया जाता है। और 3rd एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं उन कच्चा बनियान की गैंग को, जो कि अपनी बॉडी पर तेल लगा रहे होते हैं और पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक घर के सामने पहुंचते हैं, जिस घर में पार्टी चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो अंदर जाने के लिए उतावली हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम किसी ना किसी दिन जरूर फंस जाएंगे। इसलिए वो यहाँ पर किसी तरह से उसे कंट्रोल करवाता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों स्वागत है मूवीज टाइम के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दिल्ली क्राइम सीजन 2 के 4th और 5th एपिसोड को। और इस सीरीज में टोटल 5 ही एपिसोड है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डीएसपी मैडम ने प्रेस के सामने ये बता दिया था कि जो संदिग्ध उन लोगों ने पकड़े हैं उन लोगों का कच्चा बनियान गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन ये बयान कहीं न कहीं कमिश्नर साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वर्तिका को बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है।
तो यहाँ पर डीएसपी मैडम उससे कहती है कि जुगनू और आजाद सचमुच ही निर्दोष हैं। अगर उन्हें झूठे आरोप में फंसाया जाता और उन्हें अगर सजा मिलती तो उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती। जिसके बाद डीएसपी मैडम अपने केबिन में आती है जहाँ पर सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। यहाँ पर वो सभी से कहती है ये केस हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा क्योंकि बात अब इज्जत की है। आगे हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक लीड मिली है। दरअसल अरोड़ा फैमिली से जो नेकलेस गायब हुए हैं उन्हीं में से एक नेकलेस शॉप पर पाया गया है और उन्हें उनके बारे में पता चल गया है, तो वो उस नेकलेस के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर शॉप का ऑनर उन्हें बताता है कि कोई 70 साल की बुढ़िया रही होगी जिन्होंने ये नेकलेस उन्हें बेचा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि सचमुच ही एक बुढ़िया थी जिसने ये नेकलेस बेचा है। जिसके बाद वो और भी शॉप पर जाकर चेक करते हैं, शायद बुढ़िया ने उन जगह पर भी कुछ न कुछ जरूर बेचा होगा। वो बहुत सारी शॉप को चेक करते हैं जहाँ पर एक शॉप पर उन्हें पता चलता है कि ये बुढ़िया आई थी और उस बूढ़ी औरत को शॉप पर काम करने वाले एक लड़के ने बस स्टैंड तक छोड़ा था। जिसके बाद वो जंगपुरा जाने के लिए निकल गई थी। और आगे हम देखते हैं गुड्डू नाम के लड़के को जो कि कच्चा बनियान का मेंबर था। उसके पीठ के पीछे एक बैग भी लदा हुआ था जिसमें कि कई सारे पैसे थे। दरअसल जो बूढ़ी औरत थी वो उसकी दादी है और नेकलेस और जेवरात उन्हीं के द्वारा बिकवाए गए थे जिससे कि उन्हें इतना सारा पैसा मिला। ये कम से कम 40 लाख रुपए थे और चारों को 10-10 लाख रुपए मिलने थे। इनकी गैंग में 4 लोग हैं, बबलू, करिश्मा, थर्मल और गुड्डू। और बबलू और थर्मल का मामा भांजे का रिश्ता है। वहीं करिश्मा बबलू की गर्लफ्रेंड है और वो लोग आज रात कहीं पर चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। अब यहाँ से सारे ऑफिसर्स जंगपुरा निकलते हैं लेकिन अभी तक उन्हें उस बुढ़िया का एड्रेस नहीं मालूम था। जिसके बाद वो कुछ मेडिकल पर चेक करते हैं क्योंकि अब वो 70 साल की बुढ़िया है तो जरूर उसे कुछ ना कुछ बीमारी तो जरूर होगी। इसलिए वो काफ़ी सारी मेडिकल पर चेक करते हैं जहाँ एक मेडिकल पे उस बुढ़िया के बारे में कुछ पता चलता है, उसका एड्रेस भी मालूम चलता है और गुड्डू के बारे में भी। इसलिए वो सभी लोग उस बुढ़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। वो बुढ़िया उनसे ठीक ढंग से बातें भी नहीं करती, इसलिए वो ऑफिसर्स उस बुढ़िया को पुलिस स्टेशन ले आते हैं जिसका नाम सरस्वती है। आगे हम कच्चा बनियान की गैंग को देख पाते हैं जो कि प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर करिश्मा उन्हें बताती है कि उन्हें एक ऐसी सॉलिड लीड मिली है जहाँ से उन्हें बहुत सारा माल मिल सकता है। अभी तक उन्होंने जितनी भी चोरियां की है ना, उससे डबल माल उन्हें एक ही घर में मिल सकता है। इसलिए वहाँ पर जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और उनके अंदर एक डर भी था क्योंकि पुलिस अब एक्टिव हो चुकी थी। लेकिन करिश्मा को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो अब बूढ़ी औरत मतलब कि सरस्वती को पुलिस स्टेशन ले आया जाता है जहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है जिसमें कि वो ज्यादा ठीक से तो नहीं बता पाती। लेकिन उन्हें गुड्डू के बारे में ये बात तो पता चल चुकी थी कि वो चोरी करता है। जिसके बाद उसका फोन नंबर निकाला जाता है और उसे ट्रेस किया जाता है और जैसे ही वो ट्रेस होता है तो वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बबलू और थर्मल आपस में बात कर रहे होते हैं जिसमें कि थर्मल बबलू से कहता है कि करिश्मा हमें कभी न कभी जरूर फंसा देगी, इसलिए हमें उसी को मार कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो गुड्डू का नंबर ट्रेस हो चुका था, पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि जो नंबर उन लोगों ने ट्रेस किया है वो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद गुड्डू बाइक से है, जबकि वो बाइक से नहीं बल्कि ऑटो से था। आगे जाकर वो एक गैराज की तरफ रुकता है। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे। अब आगे की कोई लोकेशन ना होने के कारण उन्हें गैराज में चेक करना ही पड़ता है। अंदर जाकर वो एक आदमी को धर दबोचते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगा कि यही गुड्डू है क्योंकि उन्होंने गुड्डू को देखा नहीं था, जबकि ये गुड्डू नहीं होता है। आगे जाकर उन्हें गुड्डू मिल जाता है और वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और अगले ही पल वो अपनी जेब से गन निकालता है। तो जयराम भी उसे पीछे से धर दबोचता है लेकिन गलती से वो गोली चल जाती है और वो गोली सीधे जाकर भूपेंद्र को लग जाती है जिससे भूपेंद्र पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। उसकी गोली छाती में लगी थी जबकि उसने ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी, लेकिन वो गोली ब्लड प्रूफ जैकेट को पार कर चुकी थी। अब आगे हम कच्चा बनियान की गैंग को देख पाते हैं जो कि गुड्डू का इंतजार कर रहे थे। वो काफी देर तक गुड्डू का इंतजार करते हैं लेकिन गुड्डू अभी तक नहीं आया था, इसलिए बबलू और करिश्मा को ही अंदर जाकर चोरी का अंजाम देना पड़ता है। वो चुपचाप अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर घर में सिर्फ 2 ही लोग थे और दोनों ही बुजुर्ग थे और उन लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि उनके घर में कोई घुसा है। लेकिन वो समझदारी दिखाकर अनजान बनने का नाटक करते हैं और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर बबलू और करिश्मा इंतजार ही कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो दोनों बुजुर्ग लोग सावधान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को भी खबर कर देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थर्मल बाहर कार में था
और वो देखता है कि उसके जस्ट बाजू से पुलिस की कार निकल कर जा रही है। इसलिए वो तुरंत ही बबलू के पास एक इमरजेंसी मैसेज कर देता है और बबलू ये मैसेज जब देखता है तो वो तुरंत ही बालकनी से कूदकर घर से भाग जाते हैं। यहाँ भूपेंद्र को गोली लगने की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, वो खून में लथपथ था और उसे हॉस्पिटल लाया जा रहा था। अब हम आशुतोष को देखते हैं जिसके पास गुड्डू का मोबाइल फोन लाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए उन्हें वो तो ठीक करना ही होगा। यहाँ ऑफिसर जयराम गुड्डू से पूछताछ करता है, लेकिन गुड्डू उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। उससे काफी सारी फोटोज भी दिखाई जाती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद जब मैडम सर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो उसे जरूर फांसी होगी, क्योंकि वो ही एक अकेला सस्पेक्ट है जो कि इस केस में फंस रहा है। तो वो बाकी के 3 लोगों के बारे में भी बता देता है कि उसकी गैंग में 4 लोग हैं, बबलू, करिश्मा, थर्मल और वो। और नीति जैसे ही करिश्मा नाम सुनती है तो उसे याद आता है कि करिश्मा तो ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की थी जिसके बारे में उसने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। आगे हम देखते हैं कि बबलू और करिश्मा जब सो रहे थे तो यहाँ पर थर्मल आता है और वो उनसे कहता है कि बैग में 40 लाख रुपए नहीं है। उसने पूरा घर छान मारा है, लेकिन उसे अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर बबलू उससे कहता है कि यहीं कहीं होंगे, लेकिन उसने पूरा घर छान मारा था। जिसके बाद करिश्मा उनसे कहती है कि ब्यूटी पार्लर की एक बिल्डिंग खरीदने के लिए उसने 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट पर दे दिए हैं और अगली चोरी जब वो करेंगे तो वो सबको वापस कर देगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बबलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हुए पूछते हैं उस बिल्डिंग का एड्रेस, ताकि वो वहां से 40 लाख रुपए वापस ला सके। लेकिन जैसे ही करिश्मा को मौका मिलता है तो वो बबलू और थर्मल दोनों को ही जान से मार देती है। जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस वाले भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और वो जैसे ही उस घर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बबलू और थर्मल की बॉडी पड़ी हुई है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि इन लोगों के बीच में जरूर विवाद हुआ होगा, जिसके कारण ये आपस में ही लड़ मरे। अब अगली सुबह मैडम सर भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ के मकान मालिक से बात करती है और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है। थोड़ी देर के बाद मैडम सर के पास एक कॉल आता है जिन्हें करिश्मा का नंबर मिल चुका था। उसे ट्रेस तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके आइडेंटिटी के बारे में उन्हें पता चल चुका था कि उसका नाम लता सोलंकी है और वो गाजियाबाद में रहती है। इसलिए मैडम सर तुरंत ही अपनी पूरी की पूरी टोली लेकर गाजियाबाद पहुंच जाती है और वो जैसे ही लता सोलंकी के घर पर पहुंचते हैं तो दरवाजा एक आदमी खोलता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लता सोलंकी का पति होता है। यहाँ पर उसका पति लता के बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा खराब औरत है और 6 महीने पहले वो हमें छोड़कर जा चुकी है। साथ में वो पुलिस वालों को ये भी बताता है कि वो 1 नंबर की पागल औरत है, वो किसी के भी कुछ नहीं सुनती है, क्योंकि लता को ऐसी नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी थी, उसे बहुत बड़ा बनना था। लता का पति उन्हें ये भी बताता है कि वो पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, इसलिए सारे पुलिस वाले उस ब्यूटी पार्लर में चेक करने के लिए जाते हैं। दरअसल इस ब्यूटी पार्लर का नाम करिश्मा ब्यूटी पार्लर है और लता करिश्मा का नाम यूज करके ही दिल्ली में तबाही मचा रही है। लेकिन यहाँ से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता, मतलब कि लता को ढूंढने के लिए उनके पास अब कोई भी टिप नहीं बची थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लता एक सुनसान घर में थी, वो खाना बना रही होती है और अकेली थी। साथ ही जब नीति घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पति वीरेंद्र उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि नीति उसे टाइम दे ही नहीं पाती है। वो कहता है कि वो बेस के लिए वापस निकल रहा है। दरअसल वीरेंद्र एक फौजी है और वो बेस के लिए वापस जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी बीबी को बहुत चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि वो 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो नीति का यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है और वो वीरेंद्र को चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी हो सकती है, उसकी ड्यूटी क्यों नहीं हो सकती। नीति चाहती है कि वो अपने पति को टाइम दे, लेकिन वो केस में ऐसी उलझी हुई है कि वो कहीं और मन लगा ही नहीं सकती। यहाँ मैडम सर के पास कोई भी एविडेंस नहीं थे, जिसके बाद वो भूपेंद्र के पास जाती है और यहाँ पर उन्हें एक आइडिया सूझता है। वो तुरंत ही आशुतोष के पास फोन करती है और उससे कुछ नंबर निकलवाती है। वो उससे कहती है कि मुझे वो नंबर बताओ जिनसे लता रोज बात किया करती थी। तो 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनसे लता की बात हुआ करती थी, एक तो धोबी और दूसरा रेस्टोरेंट वाले से। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि रेस्टोरेंट वाले से रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बात हुआ करती थी और इस रेस्टोरेंट वाले का नाम अजय था, इसलिए पुलिस वाले अजय को पुलिस थाने उठा लाते हैं। यहाँ पर डीएसपी मैडम उससे पूछताछ करती है और यहाँ पर अजय उन्हें बताता है कि वो काफी फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही थी और उसे रहने के लिए एक घर भी चाहिए था, इसलिए उसने उसे घर दिलवाया। जिसके बाद अजय उनका एड्रेस भी बता देता है। तो यहाँ पर डीएसपी मैडम और अपनी पूरी गैंग को लेकर उस एड्रेस को फॉलो करती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसके सारे पुलिस वाले मौजूद थे, उनको सारी प्लानिंग बता देती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एग्जिट और एंटर के सिर्फ 3 ही गेट हैं,
उन तीनों को वो कवर कर लेते हैं। तब लता को कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि पुलिस वाले उसी के घर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर को छोड़कर भाग जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले भी घर में एंटर हो चुके थे, लेकिन तब तक लता तो बाहर के रास्ते से भाग चुकी थी। वो भागते हुए एक घर में घुस जाती है और कहीं ना कहीं डीएसपी मैडम को भी ये पता चल चुका था कि लता यहीं से भागी है, इसलिए आगे चलकर डीएसपी मैडम लता को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट भी कर लेती है। यहाँ पर डीएसपी मैडम लता से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर लता उन्हें बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बबलू और थर्मल उसे ही मार देते, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन लोग उसे काफी बुरी बुरी बातें कहते थे। रोमिला मैडम ने भी उसे ब्यूटी पार्लर खुलवाने का एक सपना दिखाया था, लेकिन बाद में वो भी पीछे हट गई और उन्हें ये मजाक लगा। तो आगे हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया था, जिसके बाद वो अनीता अरोड़ा के पास कॉल करके इस केस के बारे में बताती है कि क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है और वो एक लेडी क्रिमिनल थी और वो रोमिला मैडम की ब्यूटिशियन थी। साथ ही डीएसपी मैडम प्रेस के सामने भी सब कुछ बता देती है कि कच्चा बनियान गैंग के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, उनमें से 2 लोग मारे गए हैं और 2 लोग उनकी कस्टडी में हैं। और जब ये बात कमिश्नर सर को पता चलती है तो वो डीएसपी मैडम को खुशखबरी देते हैं और उनसे कहते हैं कि उनका डीआईजी के लिए प्रमोशन हो चुका है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी होना है और वो काफी दूर होने वाला है। तो दोस्तों, वेब सीरीज दिल्ली क्राइम अपराधों पर बनने वाली आम सीरीज से बिल्कुल अलग है। इसके रचयिता रिची मेहता और निर्देशक तनुज चोपड़ा ने इस बार जो ताना बुना है उसमें दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू सब एक साथ सामने आते हैं। अपराध होते ही पुलिस फाइलों में पहले धूल खा रहे कागज निकाले जाते हैं। मौके पर मिले शुरुआती सबूत के पीछे पुलिस भागती है और ये देखने से चूक जाती है कि गलती उनसे कहाँ हो रही है। मामला उन आदिवासी समूह तक भी जाता है जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में अपराधियों को तगमा दे दिया गया और अब भी इलाके में अपराध होने पर डंडा सबसे पहले उन्हीं पर बजता है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी इस सामूहिक दोषारोपण में जब इस समुदाय के 2 युवक को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिहा करने का ऐलान करती है और पुलिस कमिश्नर के विपरीत जाकर अपनी बेटी की कही बात पर अमर करती है, तो सीरीज एकाएक दर्शकों की नजरों में कई दर्जे ऊपर पहुंच जाती है। सारे अभिनेता मंजे हुए हैं, इसलिए एक्टिंग सभी की लगभग अच्छी है। सैफ अली शाह किरदार की बॉडी लैंग्वेज तो पकड़ती ही है, साथ में वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिनय को और सुंदर बना देती है। इंस्पेक्टर भूपेंद्र बने राजेश तेलंग तो एक्टिंग करते ही नहीं है, वो तो एकदम नेचुरल रहते हैं। एसीपी के रोल में रसिका दुग्गल ने भी बढ़िया काम किया है। आदिल हुसैन कम स्क्रीन टाइम में है पर छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। गोपाल दत्त, सिद्धार्थ भारद्वाज, अनुराग अरोड़ा ने भी अपने हिस्से का सटीक काम किया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट है और बाकी के एक्टर्स ने जो किया है, जो चाहिए था वही किया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।